नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अग्निवीर योजना को लेकर देश का विपक्ष हमेशा मोदी पर प्रहार करता रहा है। राहुल गांधी हो, चाहे राकेश टिकैत, फिर चाहे आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल, सबने मिलकर इस अग्निवीर योजना को खूब अपमानित किया और इसको टारगेट किया और यह कहा कि मोदी तो देश के अंदर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के बाद 4 साल बाद लोगों को सड़कों पर छोड़ देंगे और वो युवा देश के लिए खतरनाक होंगे। ये राहुल गांधी ने इतना तक कह दिया था कि ये जो अग्निवीर योजना वाले बच्चे हैं 4 साल बाद तो ये भीख मांगेंगे, ये कहकर अपमानित किया गया था। लेकिन अब दिल्ली की हाई कोर्ट ने मोदी की इस योजना को सही ठहराते हुए क्रांतिकारी कदम बताया है और उन सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है जो इस अग्निवीर योजना को चुनौती दे रहे थे और सवाल उठाया जा रहा था कि यह अग्निवीर योजना को सरकार वापस ले, कोर्ट सरकार को आदेश दे कि यह योजना खराब है, क्योंकि 4 साल बाद जो युवा हैं वो कहां जाएंगे, वो क्या करेंगे। और सवाल यह भी उठाया गया था कि जो बाकी सैनिक हैं, जब वो पहले दिन से सेना में भर्ती होते हैं तो उनका जो बेसिक है, जो उनको वेतन मिलता है, वो कुछ और है, और ये जो अग्निवीर योजना में भर्ती हैं इनका वेतन कुछ उनसे कम है। तो ये डिफरेंस क्यों है? अग्निवीर योजना वाले जो हैं ये भी ट्रेनिंग लेकर सेना में सेवा करेंगे और जो डायरेक्ट सेना में भर्ती हुआ है तीनों विंग में से कहीं भी किसी भी ब्रांच में, तो वो भी एक ही काम करेगा। इस पर सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना मत स्पष्ट किया और उन्होंने बताया कि तीनों सेनाओं में ये जो अग्निवीर हैं ये 4 साल काम करेंगे, लेकिन इनका जॉब टेम्परेरी है। इनको किसी ऐसे बड़े ऑपरेशन पर नहीं भेजा जाएगा जहां परमानेंट लोग या अनुभवी लोग भेजे जाते हैं। इनका काम अलग है अग्निवीर का, और जो परमानेंट भर्ती किए गए हैं उनका काम अलग है। दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए दोनों का वेतन अलग अलग है। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि ये जो अग्निवीर योजना में युवा भर्ती हो रहे हैं इसमें से 75% 4 साल बाद बाहर आ जाएंगे और 25% को उसी में पक्का कर लिया जाएगा। लेकिन यहां यह भी बताया उन्होंने कि जब 25% को सेना में पक्का किया जाएगा तो वो उस दिन से पक्का माना जाएगा, यानी उन्होंने कहा कि ये जो है नई भर्ती के तरह से माना जाएगा। एक्सपीरियंस काउंट होगा कि ये अग्निवीर है, इसके पास एक्सपीरियंस है, वो ट्रेनिंग भी शायद नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट में ये बताया कि वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो अलग से है। 25% माना जाएगा, वो परमानेंट वैकेंसी में, फ्रेश भर्ती में वो जाएगा जैसे बाकी के लोग जाते हैं। ये बात अलग है कि उसका तो 25% जो है वो पक्के होने ही है, तो उनको वो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं करना है। लेकिन नौकरी काउंट नहीं होगी, वो जो अनुभव है वो काउंट नहीं होगा। पहला दिन माना जाएगा जिस दिन परमानेंट नौकरी पे वो जाएगा। उनको रिटन नहीं देना, उनको एग्जाम कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना, ये सुविधा उस 25% को मिलेगी। तो कोर्ट में बाकायदा जब ये तथ्य रखे गए, कोर्ट ने इनको सही माना और ये विपक्ष राहुल गांधी के मुंह पर करारा तमाचा है। ये राकेश टिकैत जो किसान नेता बन रहे थे और वो कह रहे थे ये अग्निवीर योजना तो भाई वापस लेनी पड़ेगी, ये बहुत बेकार है, तो युवा आज उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दूं, कोर्ट के अंदर यह भी सवाल पूछा गया कि जो 75% युवा हैं वो 4 साल बाद बाहर आ जाएंगे, तो वो जो 4 साल बाद बाहर आएंगे, सरकार ने यह भी बताया कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से लाखों रुपया मिलेगा उनको वहां पे, और उसके अलावा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो इस कदर ट्रेंड कर दिए जाएंगे कि बाहर जाने के बाद कुछ ना कुछ अपना रोजगार या नौकरी कर सकें। उसमें उन्होंने जो आंकड़े बताए, उन्होंने कहा कि इसमें 10% रेलवे के लिए आरक्षण रहेगा, यानी रेलवे की कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें 10% अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा प्रोटेक्शन फोर्स जो है, उसमें भी 10% इनकी वो रहेगा, आरक्षण रहेगा। इसी तरह जहां भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने तो घोषणा की है, असम ने कर दी है, यूपी ने कर दी है कि वहां भी उनको 10 से 15% पुलिस की नौकरी में उनका आरक्षण रहेगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी आरक्षण के तहत। इसी तरह उनको सीआरपीएफ में लिया जाएगा, सीआरपीएफ में भी उनका परसेंटेज रखा गया है। यानी एक तरह से कहें तो केंद्र की दोनों तरह की योजना है कि जो नौकरी करना चाहते हैं वो फोर्स में जाकर के, पुलिस में जाकर के अपना कैरियर वो आजमा सकते हैं,
अलग अलग राज्यों में भी आजमा सकते हैं, या अपना कोई रोजगार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वहां वो अपनी पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई के बेस पे आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये तीनों चारों ऑप्शन खुले हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने वो सभी याचिकाओं को रद्द करते हुए जब अग्निवीर योजना पर मोहर लगाई है, तो ये पूरे विपक्ष के मुंह पे तमाचा है, जो मोदी को ये कह रहे थे कि साहब योजना तो खराब है। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें एक चीज का और खुलासा हुआ है, जिसलिए ये पता लगता है, आप लोगों को सबको ये समझने की जरूरत है कि जब योजना ठीक है तो फिर राहुल गांधी विरोध क्यों कर रहा था। तो आपको मैं एक वो अंदर की चीज बताता हूं जिसके कारण राहुल गांधी इस योजना का विरोध कर रहा है। असली बात यह है कि चीन हमारा बॉर्डर पर बैठा है, आए दिन घुसपैठ की कोशिश करता है, और राहुल गांधी का चीन से, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता है, कांग्रेस का। और इसलिए जिस तरह से बॉर्डरों को कमजोर रखा कि ना वहां सड़क बनाई, ना वहां रेल मार्ग बनाए, इनकी प्लानिंग थी कांग्रेसियों की कि हमारा बॉर्डर कमजोर रहे। दूसरी तरफ चीन अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा था बॉर्डर एरिया पे, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, फिर चाहे वो लद्दाख हो। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आती है कि ये कांग्रेसी राहुल गांधी कहीं ना कहीं चीन के इशारे पर एक षड्यंत्र के तहत ये इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि चीन में कंपलसरी है कि जो भी युवा वहां पढ़ाई लिखाई करके अपनी नौकरी के लिए जब तैयार होता है तो उसको कंपलसरी, वहां तो कंपलसरी है, हमारे यहां तो ऑप्शन है कि कोई जाना चाहे तो अग्निवीर योजना ज्वाइन करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। लेकिन चीन में कंपलसरी है कि जिसने पढ़ाई लिखाई की है, अगर वो कोई नौकरी चाहता है तो उसको पहले सेना में अपनी सेवा देनी ही पड़ेगी। और इसलिए वहां की जो सेना है उसमें युवाओं की जो आप देखते हैं संख्या ज्यादा है। हमारे भारत के अंदर ये जो सेना है, इसकी जो औसत आयु है अभी वो 35 वर्ष के करीब है, 32 वर्ष, सॉरी, ये 32 वर्ष है। और इसका कारण क्या है कि जो सेना में भर्ती हुई वो फिर भर्ती हुआ, फिर ट्रेनिंग हुई, फिर प्रमोट हुआ, फिर वो वहां रिटायरमेंट कब होगा तो 60 साल में होगा। अब 60 के पहले रिटायरमेंट नहीं हो सकता, ऑफिसर 58 के पहले रिटायर नहीं हो सकते, वो तब तक वहां हैं। तो एक बहुत बड़ा जो सेना के अंदर तबका है वो ऑफिसर तबका है। और ऑफिसर आप जानते हैं जो बड़े रैंक के हो जाते हैं वो तो कहीं फ्रंट पर तो लड़ाई लड़ने जाते नहीं है। एज उनकी 50 के ऊपर हो गई है तो पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते हैं उस तरह से जैसे युवा चढ़ जाता है, तो वो पीछे रह करके कमांड करते हैं। और हमको जब युद्ध होगा तो हमको पीछे भी और फ्रंट में भी, बल्कि फ्रंट में ज्यादा चाहिए, पीछे तो कमांड करने वाले कम ही काफी हैं। लेकिन ये सभी सरकारी नौकरियों में आप देखेंगे कि ये अनुपात जो है वो कम होता जा रहा है। और जो जितना सीनियर होते हैं, एज बड़ी होती है, उनका वेतन भी ज्यादा होता है। एक तरह से गवर्नमेंट पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। तो युवा का ट्रेंड जब ये चला है अग्निवीर का, तो इससे आपको बता दूं सेना की जो औसत आयु है वो 32 से घटकर 26 साल हो जाएगी। और 26 साल हो जाएगी तो समझिए कि आज हमारे सैनिक जो 35 साल के, 40 साल के, 45 साल के थे, उन्होंने चीन से जो भिड़ंत की है, चाहे वो अरुणाचल बॉर्डर हो, चाहे वो लद्दाख बॉर्डर हो, आमने सामने की टक्कर हुई है। और आपने वो वीडियो देखी होंगी, उसमें युवा भी हैं, लेकिन उसमें 35 के एबव के लोग भी हैं, 40 के एबव के लोग भी हैं। कारगिल युद्ध के समय ये देखने में आया था, क्योंकि पहाड़ों पे चढ़ना है, ऊपर माइनस का टेम्परेचर है, ऑक्सीजन की कमी है, और ऐसे में एक स्वस्थ जवान बच्चा जो काम कर सकता है वो शायद 55 साल का, 45 साल, 50 साल का नहीं कर सकता। ये एक्चुअल फैक्ट है। और इसीलिए ये उसी समय विचार आया था जब कारगिल युद्ध हुआ था। तब तो कारगिल युद्ध के बाद तो फिर कांग्रेस की सरकारें रही, उसको ठंडे बस्ते में रखा। सेना की मांग थी ये कि हमारी सेना को जवान बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दुश्मन जो चीन है वहां जवान है, उसमें यंग बच्चे भरे हुए हैं, वो चाहे आते टेम्परेरी हैं लेकिन उन्हीं को वो आगे करके रखता है। तो मुकाबले के लिए हमारे पास भी जवान हो, और ऐसे जवान हो जो ट्रेंड हो, युवा हो, जज्बा हो। तो उसके लिए ये अग्निवीर योजना तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो थे उनकी सलाह पर, CDS विपिन रावत की सलाह पर ये लाई गई। लेकिन आपने देखा कि राहुल गांधी ने संसद में किस तरह से इसको प्रहार किया और क्या कहा था, ये जो अग्निवीर योजना है, ये जो NSA अजीत डोभाल है, इनके कहने पर जबरदस्ती थोपी गई है। अब आप समझ रहे हैं, एक देश का NSA है अजीत डोभाल, वो सुरक्षा सलाहकार हैं,
तो उनकी सलाह तो निश्चित रूप से रहेगी भाई, उनकी सलाह है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं थोपा गया, तो थोपा क्या वो प्रधानमंत्री से ऊपर है, राष्ट्रपति से ऊपर है? क्योंकि सेनाएं, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के ऊपर हो गया क्या ये कहने से? नहीं, उन्होंने एक सलाह दी कि दुश्मन देशों से निपटना है तो देश की सेना को जवान बनाना पड़ेगा, बॉर्डर एरिया में सड़क बनानी पड़ेगी, बॉर्डर एरिया में ट्रेन का आवाजाही करनी पड़ेगी, बॉर्डर एरिया के पास जहां पाकिस्तान लगता है, सीमा लगती है, वहां एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे। अब ये कोई भी सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी नौकरी है, उसका काम है कि वो सरकार को सलाह दे कि जब कभी खतरा है देश के लिए तो उसका निपटारा कैसे करना है। तो अजीत डोभाल जी ने सलाह दी होगी, वो उनका काम है। लेकिन उनको राहुल गांधी कैसा कह रहा था कि उनके दबाव में उन्होंने ये थोपा है। सेना पर थोपा जाता है क्या भाई? सेना पर तो युद्ध थोपा जाता है। सेना पर कर्मचारी बोझ नहीं होते हैं, उनके पास जितनी नफरी होगी, जितना एमुनेशन होगा, जितने उनके पास भाई होंगे यानी युवा होंगे, उतना उनकी मजबूती है। आज अगर हमारी सेना 5 लाख है, वो 50 लाख हो जाए, उससे तो बढ़िया ही है। चीन का मुकाबला करना है और इसीलिए ये समझ में आ रहा है कि घबराहट तो चीन को है कि भारत की जो सेना है वो अगले 10 साल में, आपको बता दूं, ये सरकारी आंकड़े हैं, ये कोर्ट में रखे गए हैं कि अगले 10 से 15 साल बाद स्थिति देश की सेना की ये हो जाएगी, हर युवा उसके अंदर होगा जो अग्निवीर योजना से ही निकलकर वहां गया है। पूरी सेना, तीनों सेनाएं हमारी ऐसी हो जाएंगी कि अग्निवीर से ही गए हुए लोग हैं। तो आप समझिए कैसी हमारी सेना होगी। तो ये मोदी का विजन था, एक अभियान चलाया था और उस पर अब हाई कोर्ट की मोहर लगी है। लेकिन यहां हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये कांग्रेसी और ये विपक्ष क्यों टारगेट करता है। जब इसमें किसान नेता भी बीच में कूदते हैं, राकेश टिकैत जैसे, तो ये भी समझ में आता है कि राकेश टिकैत भी किसके इशारे पर बोलता है। चीन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है किसान का, वो अपने किसान की खेती की बात करें। लेकिन ये राकेश टिकैत टाइप के लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि जो सेना का जुड़ा हुआ मुद्दा है उसमें भी वो बोलेंगे जो चीन को बोलना है, तो शक पैदा होता है कि आखिरकार कहीं इनकी भी फंडिंग किसी टूल किट के जरिए तो नहीं हो रही है। उनके साथी भी ये आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये राकेश टिकैत को भी एक झटका है कि उनको समझना चाहिए कि जब कोर्ट में पूरे तथ्य रखे गए हैं, जिनकी जानकारी आप मांग रहे थे, वो कोर्ट में सरकार की तरफ से रखी गई है, कोर्ट ने उसको सही पाया है और क्रांतिकारी बताया है, तो आप उसको बदनाम करने पे क्यों लगे हुए थे? आपसे सवाल है, देश की जनता भी आपसे पूछ रही है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिरकार ये विपक्ष इस विरोध को क्यों कर रहा था। वंदे मातरम।